गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म, मतलब 11th क्लास का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। बेसिक अकाउंटिंग टर्म मीन्स व्हाट? इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर यूज इन द अकाउंटिंग में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को यूज किया जाता है ना, जैसे एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंडिचर, डेटर, क्रेडिटर, बैड डेट, सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, एक्सपेंडिचर, ड्राइंग, ये सब जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिसको हम लोग अकाउंटिंग में यूज करते हैं, वो सब टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वो सबसे पहला वर्ड क्या है? एसेट्स। तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म में आपका जो दिखाई दे रहा है कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म इन द सेंस ऑफ एसेट्स। अब कहोगे एसेट्स क्या होता है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इसमें बेसिक अकाउंटिंग टर्म में एसेट दिखाई दे रहा है, तो एसेट्स में बहुत सारा टॉपिक दिखाई दे रहा होगा। फिक्स एसेट्स, करेंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, ये बहुत सारे एसेट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को समझाना है, या सबसे पहले मुझे ये समझाना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट्स। एसेट्स का एक्चुअल मतलब क्या होता है? तो सिंपल वर्ड में समझ लो कि एसेट्स को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से लिखा हुआ होगा, द कैश, गुड्स और प्रॉपर्टी विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस एंटिटी। जो भी आपके पास कैश है, जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है, जो भी आपके पास वस्तु है जिसको बिजनेस के पर्पस से हम लोग यूज करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, कंप्यूटर, लैपटॉप, मॉनिटर, सीपीयू, यूपीएस, कीबोर्ड, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, जैसे एज फॉर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो मैं जो यूज कर रहा हूँ स्मार्ट बोर्ड, ये भी मेरे लिए एसेट्स है। अगर आप अपने घर में एसी यूज करते हो, वो भी आपके लिए एसेट्स है। अगर आपके घर में फ्रिज है, कूलर है, वो भी आपके लिए एसेट्स है। सिंपल वर्ड में बोल सकते हो कि जितने भी आपके पास कैश होते हैं, जितने भी आपके पास गुड्स होते हैं, जितने भी आपके पास प्रॉपर्टी होते हैं, जिसको हम लोग बिजनेस के पर्पस से यूज करते हैं, और नहीं तो बिजनेस के पर्पस से बल्कि किसी पर्पस से हम लोग अगर यूज करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, और सिंपल लैंग्वेज में अकाउंट डेफिनेशन के तौर पे बोला जा सकता है कि एसेट्स इज एनीथिंग विच आर वैल्यूएबल इन द मार्केट। एसेट्स कुछ भी हो सकता है जिसका मार्केट में वैल्यू होता है। अगर ये पेन का हम यूज कर रहे हैं, तो ये मार्केट में अगर हमें 100 रुपये में मिला है, अगर ये मार्केट में मुझे 200 रुपये में मिला है, तो ये पेन का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है ना, इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? एसेट्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा एसेट्स क्या होता है। सिंपल वर्ड में क्या बोलोगे कि जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है, जो भी आपके पास वस्तु है, जो भी आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है, जो भी आपके पास कैश है जिसको हम बिजनेस के पर्पज से यूज करेंगे, उसी को क्या बोलेंगे बाबू? एसेट्स बोलेंगे। ठीक है, सिंपल वर्ड में। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स सच एज फिक्स एसेट्स, करेंट एसेट, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। ये सब क्या होता है? तो सबसे पहला टॉपिक ध्यान से समझिएगा कि फिक्स एसेट्स का मतलब क्या। देखिए फिक्स एसेट्स में क्या लिखता है, नाम से ही पता चला, फिक्स एसेट्स, नहीं तो इसको हम लोग लॉन्ग टर्म एसेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लॉन्ग टर्म एसेट। तो फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर यूज्ड फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब बोलोगे लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? इन विच मोर देन 1 ईयर। मतलब सिंपल वे में अगर किसी प्रॉपर्टी को, किसी एसेट्स को 1 साल से ज्यादा आप यूज करते हो, वैसे एसेट्स को हम लोग कौन से एसेट्स बोलेंगे? फिक्स एसेट्स बोलेंगे। जैसे अगर आपने घर में कंप्यूटर लिया यूज करने के पर्पज से, आपने घर में एसी लिया यूज करने के पर्पज से, आपने घर में बाइक खरीदा यूज करने के पर्पज से, आपने कूलर खरीदा यूज करने के पर्पज से, आपने जमीन खरीदा उस पर मकान बनाकर खुद रह रहे हो यूज करने के पर्पज से, ये जितना भी एसेट्स है ना, उसको लंबे समय के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो लंबे समय के लिए यूज करने के पर्पस से जो प्रॉपर्टी, जो संपत्ति को आप यूज करते हो, वैसे एसेट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? फिक्स एसेट्स के नाम से जानते हैं। अगर फिक्स एसेट लिखा रहे चाहे लॉन्ग टर्म एसेट लिखा रहे, बोथ आर सेम, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो सिंपल वर्ड में समझ में आ गया फिक्स एसेट्स कि फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर यूज फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो लंबे समय के लिए अगर किसी प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करते हैं, वैसे एसेट्स को कौन से एसेट्स बोलते हैं? फिक्स एसेट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है करेंट एसेट।
इसका जस्ट अपोजिट होता है। करेंट एसेट्स का मतलब क्या हुआ कि करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर यूज फॉर द शॉर्ट पीरियड टाइम। शॉर्ट का मतलब क्या हुआ रे बाबू? शॉर्ट का मतलब लेस देन 1 ईयर। अगर किसी प्रॉपर्टी को 1 साल से कम अगर आप यूज करते हो, वैसे प्रॉपर्टी को हम लोग करेंट एसेट्स के नाम से जानते हैं। जैसे स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, बहुत सारा टॉपिक है, प्रीपेड हो गया, ये सब को हम लोग करेंट एसेट्स के नाम से जानते हैं। जैसे स्टॉक का मतलब क्या हुआ कि कोई भी बिजनेसमैन जब किसी सामान को खरीदता है बेचने के पर्पज से, तो उसके पास वो स्टॉक रखा हुआ रहता है और धीरे धीरे वो सेल होता है, तो उस कंडीशन में जो स्टॉक उसके पास है ना, उसको हम लोग करेंट एसेट बोल सकते हैं। कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, ये सब को हम लोग करेंट एसेट्स के नाम से जानते हैं। सिंपल वर्ड में हम लोग समझा सकते हैं, ठीक है। अब सिंपल वर्ड में क्या करना है हमको कि करेंट एसेट्स के बाद हम लोग को क्या करना है? टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट्स क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा। टेंजिबल का मतलब क्या होता है? टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन सीन एंड टच इट। कुछ ऐसे भी प्रॉपर्टी होते हैं जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, वैसे प्रॉपर्टी को टेंजिबल एसेट्स के नाम से जानते हैं। तो सिंपल वर्ड में हम लोग क्या कहते हैं कि टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स which can seen and touch it, that is called tangible asset। सिंपल लैंग्वेज में टेंजिबल का मतलब होता है जिसको स्पर्श किया जा सकता है, जिसको छुआ जा सकता है, वैसे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। टेंजिबल का मतलब होता है कि which can seen and touch it। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो लैंड हो गया, बिल्डिंग हुआ, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, सब जितने भी एसेट्स होते हैं ना, उसको हम देख भी सकते हैं और उस एसेट्स को हम लोग छू भी सकते हैं। वैसे एसेट्स को कौन सा एसेट्स बोलते हैं? टेंजिबल एसेट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है क्या, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट कहता है इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में। इनटेंजिबल टेंजिबल का जस्ट अपोजिट है। इनटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन नॉट सीन नॉट टचेज ओनली फील देम। कुछ ऐसे भी प्रॉपर्टी होते हैं जिसको ना देखा जा सकता है, जिसको ना छुआ जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अब कुछ स्टूडेंट कहेगा कि सर महसूस करना इन द सेंस ऑफ क्या होता है? दैट इज कॉल्ड फीलिंग करना। फीलिंग करना इन द सेंस ऑफ क्या होता है? तो मेरी बात को समझिएगा, इसमें एक एग्जाम्पल दिखाई देगा आपको, गुडविल दिखाई देगा। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, गुडविल है, कॉपीराइट रिजर्व है, पेटेंट है, ठीक है, ये आपका ये सब जितना भी दिखाई दे रहा है, ट्रेडमार्क है, ये सब आपका एग्जाम्पल इनटेंजिबल एसेट्स का आता है। तो इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है कि वैसे प्रॉपर्टी जिसको ना देखा जा सकता है, जिसको ना छुआ जा सकता है, वैसे प्रॉपर्टी को इनटेंजिबल एसेट्स के नाम से जानते हैं। जैसे गुडविल क्या होता है? गुडविल एक फोर्स होता है। गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट्स which attract the customer and with the help of goodwill we can increase the sale value। सिंपल वर्ड में हम लोग कह सकते हैं क्या कि गुडविल की सहायता से सेल वैल्यू जो होता है ना बढ़ जाता है। मतलब किसी कंपनी का नेम एंड फेम, कंपनी का ब्रांड नेम, तो ये सब जो होता है ना, एक कस्टमर को अपनी ओर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्ट करता है, इसका मतलब क्या हो? वो फीलिंग हो रहा है। क्योंकि अगर आप किसी सामान को किसी दुकान से आप खरीदते हो और वो प्रोडक्ट अगर वो दुकानदार आपको अच्छी तरह से देता है और वो प्रोडक्ट को आप यूज़ करते हो और सेटिस्फाइड हो, तो वो दुकानदार, वो शॉपकीपर आपको दोबारा बुलाता नहीं, बल्कि खुद से आप सामान को खरीदने जाते हो। तो एक अट्रैक्शन है, एक अट्रैक्टिंग फोर्स है जो कस्टमर को अपनी ओर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट। गुडविल को हम लोग कौन सा एसेट बोलते हैं? इनटेंजिबल, विच कैन नॉट सीन नॉट टचेज ओनली फील देम। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आ गया होगा टेंजिबल इनटेंजिबल। अब हम लोग क्या टॉपिक को डिस्कस करेंगे? सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे लिक्विड एसेट। तो देख रहे बाबू, लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या होता है? नाम से ही पता चला, लिक्विड एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कुछ ऐसे भी प्रॉपर्टी होते हैं जिसको हम लोग कैश में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारा एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाई देगा, लिखा हुआ है बिल रिसीवेबल, स्टॉक, डेटर, कैश एट बैंक, ये सब जितना भी होता है ना, लिक्विड एसेट्स होता है। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में ऐसा लग रहा होगा कि सर डेटर क्या होता है, बिल रिसीवेबल क्या होता है, ये सब बताइए। घबराने वाली बात नहीं है, ये सब जितना भी टॉपिक दिखाई दे रहा है, डेटर, ये सब आगे चल के टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन सिंपल वर्ड में मैं बता दे रहा हूँ किसको डेटर बोला जाता है। अगर हमने किसी व्यक्ति को सामान बेचा, दोज पर्सन हुम सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट। याद रखिएगा, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ट्रांजैक्शन दो नेचर का होता है, एक को बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन और एक को बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या मतलब है? अगर आपने किसी गुड्स को खरीदा कैश देकर, तो वैसे ट्रांजैक्शन को कैश ट्रांजैक्शन बोलेंगे, और आपने
उधार में किसी सामान को खरीदा तो वैसे ट्रांजेक्शन को क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोलेंगे। तो डेटर और क्रेडिटर वर्ड का यूज कहाँ आएगा? ओनली ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो कहता है क्या कि दोज पर्सन होम सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट, जिस व्यक्ति को हमने उधार में सामान बेचा, जिस व्यक्ति से हमको पैसा लेना है, तो उसको हम लोग डेटर बोलते हैं। तो अगर सपोज करो कि हमने अगर किसी व्यक्ति को 5,000 रुपये का उधार में सामान बेच दिया, तो वो व्यक्ति कभी ना कभी तो हमको पैसा देगा। तो जब वो पैसा हमको देगा तो मेरे लिए क्या है? एसेट्स है। उसी व्यक्ति को डेटर बोलते हैं। तो जब हम किसी व्यक्ति को उधार में सामान बेचेंगे तो उसके नाम से एक बिल बनाएंगे ना, तो यू हैव टू रिसीव द बिल, कितना पैसा हमको लेना है, तो उसके नाम से जो बिल बनाएंगे वो हमें पैसा देगा और उस बिल को हम उसको वापस कर देंगे। तो वैसे एसेट्स को भी हम लोग लिक्विड एसेट्स के नाम से जान सकते हैं, जिसको बिल रिसीवेबल बोला जाता है। बिल रिसीवेबल क्या है? तो बिल रिसीवेबल एक तरह का सब्सिडरी बुक का ही पार्ट होता है। बिल रिसीवेबल बुक बनाना रहता है, आपको बिल पेबल बुक बनाना रहता है, जो आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में डेटर हो गया। कैश एट बैंक, अगर आपका पैसा बैंक में रखा हुआ और आपको कभी भी पैसा का जरूरत है तो आप चेक के थ्रू, एटीएम कार्ड के थ्रू पैसा विड्रॉ कर सकते हो। तो ये सब लिक्विड एसेट्स का एग्जांपल होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में लिक्विड एसेट्स समझ में आ गया होगा कि लिक्विड एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड टाइम। कम समय में आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो कुछ एसेट्स को, वैसे एसेट्स को क्या बोलेंगे हम लोग? लिक्विड एसेट्स के नाम से जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वेस्टिंग एसेट्स। आप कहेगा वेस्टिंग एसेट्स क्या होता है? नाम से पता चला, वेस्टिंग का मतलब खपत। सिंपल लैंग्वेज में कहता है क्या कि वेस्टिंग एसेट्स आर दोज एसेट्स दीज वैल्यू डिक्रीज ड्यू टू कंटिन्यूअस यूज और लैप्स ऑफ द टाइम और पासेज ऑफ टाइम। अगर कोई भी प्रॉपर्टी को आप लगातार यूज करते हो, कोई भी वस्तु को आप लगातार यूज करते हो, कंटिन्यूसली यूज करते हो, या उस वस्तु को आप रखे हुए रहते हो जिसका वस्तु का एक्सपायरी डेट भी हो जाता है, तो उस कंडीशन में उस एसेट्स का वैल्यू ऑटोमेटिक डिक्रीज कर जाता है ना, वैसे एसेट्स को क्या बोलते हैं? वेस्टिंग एसेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्टिंग एसेट। तो सिंपल वे में समझिएगा कि वेस्टिंग एसेट्स आर दोज एसेट्स दीज वैल्यू डिक्रीज ड्यू टू कंटिन्यूअस यूज, लैप्स ऑफ टाइम और पासेज ऑफ टाइम। सच टाइप्स ऑफ एसेट्स आर नोन एज वेस्टिंग एसेट। तो सिंपल वर्ड में हमने आपको समझा दिया कि एसेट्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स क्या होता है, ये सब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक आपको अभी हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। देखिएगा, लायबिलिटी भी उसी तरह से है। तो पहले तो हमें नहीं लगता है किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होगा एसेट्स में, क्योंकि बेसिक अकाउंटिंग टर्म में हमने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया कि मीनिंग ऑफ द एसेट्स, मीनिंग ऑफ फिक्स एसेट, करेंट एसेट, लिक्विड एसेट, वेस्टिंग एसेट्स, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट। तो ये सब टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या नेक्स्ट टॉपिक आपका है? लायबिलिटीज। अब ये लायबिलिटीज क्या होता है, ध्यान समझिएगा। कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है ना, तो उसके लिए एसेट्स का भी इंपॉर्टेंस है और उसके लिए दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे लायबिलिटी लिखा हुआ है। देखिए, लायबिलिटीज का मतलब होता है कर्ज, हिंदी में उसको बोलते हैं कर्ज। अब ये लायबिलिटी क्या होता है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। देखिए, यहाँ कह रहा है क्या कि द अमाउंट विच इज टू पेड बाय द फर्म टू आउटसाइडर, मतलब व्हाट एवर अमाउंट इज पेबल बाय द बिजनेस टू आउटसाइडर, कितना पैसा हमको किसी को पे करना है। तो भैया आप पे क्यों करोगे? अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर बैंक से लोन लिए होगे 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया, 20 लाख, जितना भी लोन लिए होगे, तो जब हमने 20 लाख रुपया लोन लिया किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया कि आपको पैसा वापस करना है, आपको रुपया वापस करना है। तो कितना पेमेंट आपको आउटसाइडर को पे करना है, जो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, उसी को हम लोग लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं, उसी को हम लोग कर्ज के नाम से जानते हैं, उसी को हम लोग दायित्व के नाम से जानते हैं। तो सिंपल वर्ड में कह सकते हो कि व्हाट एवर अमाउंट इज पेएबल बाय द बिजनेस टू आउटसाइडर, मतलब कितना पैसा हमको किसी बाहरी पर्सन को पे करना है, उसी को क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। जैसे बैंक लोन हो गया, क्रेडिटर हो गया,
बिल पेएबल हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लायबिलिटी। अब कुछ लोग के माइंड में हो रहा होगा कि सर क्रेडिटर क्या होता है। हमने आपको बोला ही कि क्रेडिटर और डेटर जो है ना, ये आगे चल के मैं टॉपिक को डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझा दे रहा हूं थोड़ा सा टॉपिक कि क्रेडिटर जस्ट डेटर का अपोजिट होता है। डेटर में हमने क्या बोला कि दोज पर्सन हुम सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट, जिस व्यक्ति को हमने उधार में सामान बेचा उस व्यक्ति को डेटर बोलते हैं। और यहाँ जस्ट अपोजिट बोलेंगे कि दोज पर्सन हुम परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट, जिस व्यक्ति से हमने उधार में सामान खरीदा। सपोज करो श्याम नाम के व्यक्ति से हमने 20,000 रुपया का एक फर्नीचर खरीदा और वो भी क्रेडिट बेसिस पे खरीदा। तो जब 20,000 का फर्नीचर खरीदा ना रे बाबू, जिसका पैसा अभी हमने दिया नहीं, जिसका पेमेंट अभी हमने किया नहीं, और हमने बोला 1 मंथ के बाद हम आपको पेमेंट कर देंगे, तो मेरे ऊपर क्या हो गया? मेरे ऊपर वो लायबिलिटीज हो गया, मेरे ऊपर कर्ज हो गया। इसका मतलब हमको पैसा देना है। तो किसको देना है? उस व्यक्ति को देना। श्याम नाम के व्यक्ति को हम देंगे, तो वो श्याम नाम का व्यक्ति मेरे लिए क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। ठीक है। बैंक लोन, ये भी आपका एग्जाम्पल हो गया लायबिलिटी का। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमने बैंक से लोन लिया 2 लाख रुपया और हमने बोला बैंक वाले को कि हम 2 साल के अंदर में ये पैसा आपको वापस कर देंगे, तो मेरे ऊपर कर्ज हुआ ना, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ ना, इसी को लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। तो याद रखना लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, सबको समझ में आ गया होगा। लायबिलिटी में भी जनरली 3 तरह का लायबिलिटी होता है। ऐसे जनरली 2 ही तरह का लायबिलिटी होता है, लेकिन यहाँ पे 3 लायबिलिटी लिखा हुआ है, फिक्स लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटी। अचानक एक आपके ऊपर लायबिलिटी आता है, वैसे लायबिलिटी को कंटीजेंट बोलते हैं। और ध्यान दीजिएगा बाबू आप लोग सभी स्टूडेंट कि फिक्स एसेट्स, करेंट एसेट, कहीं भी फिक्स एसेट दिखाई देना आपको, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, चुपचाप उसको लॉन्ग टर्म एसेट्स बोलना। फिक्स लायबिलिटी लिखा रहे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलना। करेंट लायबिलिटी लिखा रहे, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बोलना। तो फिक्स लायबिलिटी का मतलब ध्यान दीजिएगा, सिंपल वर्ड में क्या लिखता है कि फिक्स लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी विच आर पेएबल बाय द फर्म फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब फिक्स लायबिलिटी एक ऐसा लायबिलिटी होता है जो लंबे समय के लिए हमको पे करना होता है। जैसे अभी हमने कुछ देर पहले बोला कि अगर हमने बैंक से लोन लिया 5 लाख रुपया और हमने बैंक वाले को बोला कि 2 साल के बाद हम आपको पैसा, या 3 साल में हम आपको पैसा पे कर देंगे, तो अगर 3 साल में आपको हम पेमेंट कर देंगे तो उस कंडीशन में ये 1 साल से ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ, तो 1 साल से जब ज़्यादा का बात आ रहा है ना, तो दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो जाएगा। लेकिन यही अगर हम बैंक से लोन लेंगे और बोलेंगे क्या हम 8 मंथ या 9 मंथ के अंदर आपको पेमेंट कर देंगे, तो ये 1 साल से कम हो गया, वैसे लायबिलिटी को हम लोग करेंट लायबिलिटी के नाम से जानेंगे। तो याद रखना, फिक्स लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी विच आर पेएबल बाय द फर्म टू आउटसाइडर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड फिक्स लायबिलिटी। एंड करेंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी which are payable by the firm to outsider for short period of time in the sense of less than 1 year। तो ऐसे लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है। एक होता है कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट का मतलब क्या होता है? सडनली, अचानक। तो कहता है क्या कि कंटीजेंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी विच आर पेएबल बाय द फर्म फॉर कंटीजेंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी which are not liability are present, but on happening of a special contingency they must to be arise, such liability are called as contingent liability। सिंपल में समझो, कंटीजेंट लायबिलिटी एक ऐसा लायबिलिटी होता है जो प्रेजेंट से रिलेटेड नहीं होता, फ्यूचर से रिलेटेड। अचानक आपके ऊपर अगर कोई हैवी लॉस हो जाए तो वैसे लायबिलिटी को कंटीजेंट लायबिलिटी के नाम से जानते हैं। अचानक, जिसके बारे में किसी को पता नहीं रहता है, वैसे लायबिलिटी को हम लोग कंटीजेंट लायबिलिटी के नाम से जान सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूँ। आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सपोज करो आप होलसेलर हो, आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से 2 लाख का प्रोडक्ट आप मंगवा रहे हो, और वो कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दिल्ली में है, और आप सपोज करो पटना में हो, सपोज करो हरियाणा में हो, सपोज करो मुजफ्फरपुर में हो, सपोज करो कहीं भी हो, आपको उससे मैटर नहीं करता है। तो अगर उस सामान को आप खुद मंगवा रहे हो अपने रिस्क पे, और वो 2 लाख का सामान किसी न किसी व्हीकल, जैसे सपोज करो ट्रक से आ रहा है, और वो ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और वो पूरा का पूरा 2 लाख का सामान जो है ना डिस्ट्रॉयड हो गया, पूरा का पूरा नष्ट हो गया, पूरा का पूरा बेकार हो गया, तो उस कंडीशन में
आपके ऊपर अचानक लायबिलिटी आ गई जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। अब आपके माइंड में ये लगे तो वो तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का काम था पहुंचाना, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का काम था पहुंचाना, लेकिन आपने खुद अपने रिस्क को सामान को मंगवाया, तो कल के डेट में अगर ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है, पूरा का पूरा सामान डिस्ट्रॉयड हो जाता है, तो वो पैसा का भरपाई तो आप उसको करोगे। ऐसा आप थोड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बोलोगे कि ट्रक पलट गया हम उसको पैसा नहीं देंगे, आपको देना पड़ेगा। तो अचानक आपके ऊपर लॉस आता है। अगर ये बात आपको पता चल जाता कि ट्रक आज आएगा और वो ट्रक पलट जाएगा, तो उस कंडीशन में कभी भी आप उस दिन सामान नहीं मंगवाते। जिसके बारे में हमको कुछ पता नहीं होता है, वैसे लायबिलिटी को क्या बोलते हैं? कंटीजेंट लायबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो हमने दो टॉपिक डिस्कस किया, एक था आपका एसेट्स और एक था आपका लायबिलिटी, ठीक है। अब हम इंडिकेट करना चाह रहे हैं कैपिटल के बारे में। अब मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है बाबू? किसी बिजनेस के लिए कैपिटल का अहम रोल होता है। कैपिटल का मतलब क्या होगा? कैपिटल बताने से पहले मैं ये बता रहा हूँ प्रोप्राइटर, जिसको हम लोग ऑनर भी बोल सकते हैं। तो कैपिटल का मतलब कहता है क्या कि व्हाट एवर कैश और गुड्स आर इन्वेस्टेड बाय ऑनर इन द फॉर्म ऑफ द बिजनेस। अगर कोई भी ऑनर कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो स्टार्ट करने के दौरान जो पैसा लगाता होगा ना, जो रुपया लगाता होगा ना, जो फर्नीचर लगाता होगा ना, जो गुड्स लगाता होगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। सपोज करो ये इंस्टीट्यूट हम स्टार्ट किए होंगे, इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने के दौरान फर्नीचर खरीद के लाए होंगे, इन्वर्टर खरीद के लाए होंगे, एसी खरीद के लाए होंगे, फैन खरीद के लाए होंगे, स्मार्ट बोर्ड खरीद के लाए होंगे। ये सब जो हम खरीद के लाए ना, तो इसमें मेरा जो पैसा इन्वेस्ट हुआ ना, ये मेरे लिए क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कैपिटल। तो देख बाबू, यहाँ पे कैपिटल का अच्छी तरह से लिखा हुआ है, फिक्स कैपिटल, करेंट कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। ये तीन कैपिटल यहाँ भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ध्यान देना है ये कैपिटल क्या होता है। देखिए स्टार्टिंग का जो चैप्टर है पूरा का पूरा थ्योरी चैप्टर है। अगर थ्योरी चैप्टर का नॉलेज आपको हो जाएगा, तब प्रैक्टिकल चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है ये सब सर क्या पढ़ा रहे हैं। अरे भैया ये सब नहीं पढ़ोगे तो आगे का टॉपिक समझ ही में नहीं आएगा आपको, क्योंकि आगे का टॉपिक जितना भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट, ये सब प्रैक्टिकल होगा। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डिप्रिशिएशन, ये सब जितना अकाउंटिंग इक्वेशन, जितना भी ये सब चैप्टर होगा, ये सब चैप्टर आपको मैं पढ़ाऊंगा और सब ये चैप्टर प्रैक्टिकल है। लेकिन प्रैक्टिकल स्टडी करने से पहले आपको थ्योरेटिकल पोर्शन का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कैपिटल के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए क्या कहता है, व्हाट एवर कैश और गुड्स आर इन्वेस्टेड बाय ऑनर इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। Capital is the amount invested by the proprietor in a business enterprise. The amount so invested may be in the term of money or assets having the money value. अब ये क्या लिखा हुआ है? X started business with cash for ₹1 lakh. X नाम का व्यक्ति एक ऑनर है, वो बिजनेस स्टार्ट करता है कितना से? 1 लाख रुपया से। तो एक इसका एंट्री लिखा हुआ कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, या कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैपिटल। ये कैसे बनता है, इसके लिए हम आपको रूल बताएंगे, तब समझ में आएगा। अभी सिंपल वे में समझ लो कैपिटल का मतलब। तो हमने क्या बोला कि कैपिटल का मतलब होता है कि जब भी कोई ऑनर कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करता है, और बिजनेस स्टार्ट करने के दौरान जो पैसा लगाता होगा, जो अमाउंट लगाता होगा, या जो गुड्स लगाता होगा, जो फर्नीचर लगाता होगा, उसी को कैपिटल बोलते हैं। जैसे एक्स नाम का व्यक्ति एक बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपया से, तो जो उसका 1 लाख रुपया लगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, इसमें भी कैपिटल में 3 तरह का कैपिटल दिखाई देगा, एक फिक्स कैपिटल, एक करेंट कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल। इसके पहले भी मैंने आपको ये बोला कि जहां फिक्स वर्ड लिखा रहेगा लॉन्ग टर्म समझना, जहां करेंट लिखा रहेगा शॉर्ट टर्म समझना, ठीक है। तो फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है कि फिक्स कैपिटल आर दोज कैपिटल इन विच परचेज ऑफ द फिक्स एसेट्स। देखिए यहाँ क्या लिखता है बाबू, फिक्स कैपिटल आर दोज कैपिटल इन विच परचेज ऑफ फिक्स एसेट, द मेन पर्पस ऑफ दिस कैपिटल फॉर यूज ऑफ द एसेट्स। याद रखिएगा, फिक्स कैपिटल का मतलब होता है कि जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है ऑनर के द्वारा, जो फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के पर्पस से, जिसका मेन पर्पस बेचना नहीं होता है, वैसे कैपिटल को फिक्स कैपिटल के नाम से जानते हैं। जैसे ये इंस्टीट्यूट मैंने स्टार्ट किया होगा, तो इसमें जितना भी फर्नीचर लगा होगा, या स्मार्ट बोर्ड लगा होगा, एसी लगा होगा, इन्वर्टर लगा होगा, फैन लगा होगा, ऑफिस में सोफा सेट लगा होगा, जितना भी लगा हुआ होगा ना, इसका मेन पर्पस यूज करना होता है।
मेन पर्पस बेचना नहीं होगा। तो इसमें जो मेरा अमाउंट इन्वेस्ट हो गया है ना, जिसका हम यूज ही कर सकते हैं, वैसे कैपिटल को फिक्स कैपिटल के नाम से जानेंगे, ठीक है। बट करेंट कैपिटल क्या होगा? करेंट कैपिटल आर दोज कैपिटल इन विच परचेज ऑफ द करेंट एसेट। इसका मेन पर्पस क्या होता है? बेचना होता है, और बेचने के बाद रिकवरी हो सकता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर सपोज करो कि कोई आप 4 व्हीलर गाड़ी का शोरूम खोलना चाह रहे हो, 2 व्हीलर का शोरूम खोलना चाह रहे हो, या मोबाइल फ़ोन का एक शॉप खोलना चाह रहे हो, तो एज पर एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर एक मोबाइल फ़ोन का शॉप अगर खोलना चाह रहे हो या अच्छा एक शोरूम खोलना चाह रहे हो, तो सबसे पहले मोबाइल फ़ोन बेचने से पहले आप कहीं ना कहीं स्पेस, कहीं ना कहीं प्लेस लोगे, और जब आपको वो प्लेस मिल जाता है तो उस प्लेस पे अच्छी तरह से दैट इज कॉल्ड फॉल सेलिंग करवाओगे, लाइटिंग करवाओगे, कैमरा लगाओगे, कस्टमर को बैठने के लिए सोफा सेट का व्यवस्था करोगे, ठंडा हवा के लिए एसी का व्यवस्था करो। तो इसमें जो पैसा लग जाता है ना, वैसे अमाउंट को फिक्स कैपिटल बोलेंगे, क्योंकि ये भी आपके लिए पूंजी है, ये भी आपके लिए फ्यूचर में आपको बेनिफिट ही देगा। लेकिन इससे रिकवरी इन द सेंस ऑफ कहने का मतलब बेचना नहीं होता, इसका मेन पर्पस यूज करना होता है। तो जब आप ये सब लगा दोगे तभी ना कस्टमर अट्रैक्ट होकर आपके पास आएगा। तो इसमें जो पैसा लग गया वैसे कैपिटल को फिक्स कैपिटल के नाम से जानेंगे, ठीक है। लेकिन करेंट कैपिटल क्या होगा? अब ये शोरूम तो मैं सजा दिया बहुत अच्छी तरह से, शोरूम तो आप बहुत अच्छी तरह से सजा दिए, और एक भी मोबाइल फ़ोन अपने शॉप में नहीं रखे हो। कोई कस्टमर आपके पास आएगा और बोलेगा कि मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए, इस कंपनी का, उस कंपनी का, उस कंपनी का, बहुत सारी कंपनी का बोलेगा, तो आप बता दो उसको क्या बोलोगे आप कि आप पैसा लाइए, हम मोबाइल फ़ोन खरीद के लाते? नहीं, आप पहले ही से स्टॉक खरीद के रखोगे, और जिस स्टॉक को खरीदने में जो पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा ना, जिसका मेन बेचने के बाद रिकवरी हो सकता है, तो वैसे कैपिटल को करेंट कैपिटल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सिंपल वर्ड में याद रखिएगा, फिक्स कैपिटल फिक्स एसेट से रिलेटेड है, करेंट कैपिटल करेंट एसेट से रिलेटेड है। फिक्स कैपिटल में जो पैसा इन्वेस्ट हो गया रिकवरी नहीं किया जा सकता, उसको यूज किया जा सकता है। लेकिन करेंट कैपिटल में जो पैसा इन्वेस्ट हो गया उसका रिकवरी कब होगा? आफ्टर सेल, जब उसको बेचोगे तब, ठीक है। एक होता है आपका वर्किंग कैपिटल। देखो करेंट कैपिटल में एक स्टॉक भी एग्जाम्पल लिखा हुआ, जो हम स्टॉक खरीद के लाएंगे फिर बेचेंगे, तो उसमें जो मेरा पैसा लग गया वो करेंट कैपिटल होगा, ठीक है। एक लिखा हुआ है वर्किंग कैपिटल। देखिए वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड में समझना। एक करेंट एसेट्स होता है और एक क्या होता है, दैट इज कॉल्ड करेंट एसेट्स होता है। अब ध्यान से समझना है कि करेंट एसेट और करेंट कैपिटल का मतलब करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी क्या होता है। सिंपल वर्ड में समझिएगा, करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी में ध्यान रखना आपको कि करेंट एसेट्स का मतलब होता है, जो अभी हमने कुछ देर पहले बताया, कि जिस एसेट्स को हम लोग कम समय के लिए यूज़ करते हैं वैसे एसेट्स को करेंट एसेट बोलते हैं। और करेंट लायबिलिटी का मतलब होता है कि करेंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी विच आर पेबल बाय द बिजनेस टू आउटसाइडर फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। तो ध्यान दीजिएगा एक बात, आप लोग देखिए यहाँ पे वर्किंग कैपिटल दिखाई दे रहा होगा। अब वर्किंग कैपिटल क्या है, ध्यान देना। वर्किंग कैपिटल देखो यहाँ पे लिखता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। अगर देखा जाए सिंपल सा एग्जांपल कि अगर हम बोलेंगे करेंट एसेट्स, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है और करेंट लायबिलिटी आपके पास 50,000 रुपया है, तो 1 लाख में से 50,000 को माइनस करेंगे, दैट इज कॉल्ड आपके पास जो 50,000 हो गया, ये आपका वर्किंग कैपिटल हो गया। तो वर्किंग कैपिटल का फार्मूला कहता है द डिफरेंस बिटवीन करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी। जो करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटी के बीच जो डिफरेंस होता है ना, वैसे डिफरेंस को वर्किंग कैपिटल के नाम से जानते हैं। अगर सपोज करिए कि इफ यू हैव करेंट एसेट्स ₹1 लाख एंड दैट इज कॉल्ड करेंट लायबिलिटी 50,000, 1 लाख माइनस 50,000 दैट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ करेंट वर्किंग कैपिटल, दैट इज कॉल्ड 50,000। तो याद रखिएगा 1 लाख में से 50,000 को माइनस कर दिए, माइनस करने के बाद जो आपका निकलता है वो आपका क्या कहलाएगा, वर्किंग कैपिटल के नाम से कहलाएगा, ठीक है। तो सिंपल वर्ड में आपको समझ में आ गया होगा कि कैपिटल क्या होता है, ठीक है। हमें नहीं लगता है कि ये सब टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि सिंपल वर्ड में हमने समझाया और स्लोली ये सब टॉपिक को हम लोग डिस्कस किए, ठीक है। अब सिंपल लैंग्वेज में अब नेक्स्ट एक टॉपिक को इंडिकेट करेंगे जिसको हम लोग एक्सपेंस बोलते हैं या एक्सपेंसेस बोलते हैं। एक्सपेंसेस का मतलब खर्च होता है। अब आप लोग के माइंड में ये लग रहा हो कि सर ये क्या डायग्राम बना हुआ है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, फैक्ट्री, ऑफिस। ये डायग्राम बनाने का मेन पर्पस मैं बता देता हूँ।
इन फ्यूचर आप लोग एक चैप्टर पढ़ोगे जिसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी नहीं, आगे चल के चैप्टर पढ़ना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ाऊंगा ना तो उसमें बताऊंगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में बहुत सारे एक्सपेंसेस को इंडिकेट किया जाता है, जैसे वेजेस क्या होता है, कैरीज इन वाट क्या होता है, गैस, फ्यूल, वाटर, ये सब क्या होता है, कस्टम ड्यूटी क्या होता है, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, रेंट, सैलरी, डिस्काउंट, कमीशन, ये सब जितना भी टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बैंक, बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, ये जितना भी टॉपिक है ये सब टॉपिक को हम एक एक करके डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये बता देना चाह रहा हूं कि जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ाऊंगा ना तो उसमें बोलूँगा कि जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है वो पूरा का पूरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। और ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस किससे रिलेटेड होता है या ट्रेडिंग अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, ये आपका फैक्ट्री से रिलेटेड है। दो चीज़ याद रखना है, एक फैक्ट्री और एक ऑफिस। तो फैक्ट्री से जो रिलेटेड आइटम या फैक्ट्री से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, वैसे एक्सपेंसेस या वैसे इनकम को हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे, और जो ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है इनकम होगा ना उसी को हम लोग इनडायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से जानेंगे। एक्सपेंसेस अलग है, इनकम अलग है। एक्सपेंसेस बताने के बाद मैं इनकम भी आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन याद रखना, एक फैक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फैक्ट्री में जितना भी आइटम लिखाता है ना वो सब को हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे, और जो ऑफिस में लिखाता है ना उसको इनडायरेक्ट बोलेंगे। और डायरेक्ट आइटम कहाँ चला जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, और इनडायरेक्ट आइटम कहाँ चला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। तो वो तो बात की बात है, पहले समझ लो एक्सपेंसेस क्या होता है। एक्सपेंस या एक्सपेंसेस का मतलब खर्च होता है। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, द अमाउंट spent on the cost of goods and services used up in the process of earning income। मतलब इनकम अर्न करने के लिए जो पहले खर्च करते हो ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे एज पर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए कि अगर कोई भी, जैसे ये सपोज करो ये पेन हमने खरीदा, अगर ये पेन हमने 100 रुपया में ख़रीदा, या ये पेन हमने 1200 रुपया में ख़रीदा, या ये पेन हमने 1000 में ख़रीदा, तो पहले हमने पैसा खर्च किया और इसका बेनिफिट हमें कब मिल रहा है, यूज़ करने के पर्पस से। तो हमने इसका यूज़ किया तो इनकम अर्निंग, इनकम अर्निंग का मतलब इनकम अर्न करने के पर्पस से जो खर्च करते हो ना उसी को क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे सपोज करिए कि कोई लैंडलॉर्ड मकान बनाता है, उसमें खर्च हुआ और उसके बाद वो रेंटर टेनेंट को रखता है, उसके बाद उससे रेंट लेता है, तो उसको इनकम भी हो सकता है, इनकम भी होता है। तो याद रखना है कि द अमाउंट स्पेंड ऑन द कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज यूज अप इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग इनकम। इनकम अर्न करने के लिए जो पहले खर्च किया जाता है ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज के पर्पस से, उसी को एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, वेजेज, डिस्काउंट, ये सब जितना भी आपको दिखाई दे रहा है उस सबको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सपेंस या एक्सपेंसेस बोल सकते हैं, मतलब खर्चा बोल सकते हैं, ठीक है। सिंपल वर्ड समझना कि जो भी आपके पास पैसा, अगर कुछ सामान को आप खरीदते हो तो वो सामान को तो यूज़ करते हो लेकिन आपका पैसा लग गया, तो जब वो सामान को यूज़ करते हो तो बेनिफिट तो आपको होता है। तो बेनिफिट होता है लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, ठीक है, उसी को एक्सपेंसेस बोलते हैं। नेक्स्ट एक इनकम हुआ, एक्सपेंसेस का जस्ट उल्टा इनकम। एक्सपेंसेस में पैसा जा रहा है, इनकम में पैसा आ रहा है। अब देखिए इनकम का मतलब यहाँ पे देखिए क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। अब सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा, सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे कहता है क्या कि द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। बाबू ये रेवेन्यू जो दिखाई दे रहा है आपको, ये रेवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंसेस तो समझ में आ गया, लेकिन रेवेन्यू का मतलब क्या। तो याद रखिए रेवेन्यू भी जो होता है ना इनकम का ही एक पार्ट होता है, लेकिन एक होता है रेगुलर नेचर और एक होता है इरेगुलर नेचर। ये रेगुलर नेचर, इरेगुलर नेचर क्या होता है सब समझाएंगे आपको, देखिएगा ध्यान से। गुड्स कॉस्टिंग 50,000 आर सोल्ड 72,000, मतलब किसी वस्तु का दाम है 50,000 और इसको आपने कितना में बेचा, 72,000 में। बाबू ये 72,000 जो हुआ ना, 72,000 हुआ ना, 72,000 जो हो गया मेरा रेवेन्यू हो गया। मतलब मेरे पास एक्चुअल में आया कितना, 72,000, एक्चुअल में गया कितना, 50,000। 72,000 माइनस 50,000 दैट इज जो आपका आया ना उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इनकम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनकम। तो सिंपल वर्ड में दोनों के बीच जो डिफरेंस आता है ना उसी डिफरेंस को क्या बोलेंगे, इनकम बोलेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखना
अगर कोई पूछता है कि इनकम क्या होता है तो सिंपल वर्ड में बोलना द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इज नोन एज दैट इज कॉल्ड इनकम। तो रेवेन्यू कितना हुआ, किसी सामान को बेचे कितना में 72,000 में, तो मेरे पास पैसा कितना है 72,000, लेकिन इसका एक्चुअल कॉस्ट कितना था 50,000। तो याद रखना है 72,000 माइनस 50,000 जो डिफरेंस आ गया उस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब आपके माइंड में होगा कि सर रेवेन्यू क्या होता है, अभी तो आपने बोला कि रेवेन्यू, तो रेवेन्यू क्या होता है सुनिएगा ध्यान से। रेवेन्यू क्या होगा आप ध्यान से देखिएगा, रेवेन्यू का एग्जांपल में लिखा हुआ है। रेवेन्यू का मतलब होता है क्या कि रेवेन्यू रेफर्स टू द अर्निंग ऑफ बिजनेस, इट ऑल्सो मीन्स द इनकम ऑफ रेगुलर नेचर। तो रेगुलरली जो हम लोग काम करते हैं ना, वो काम करने के दौरान जो आपके पास पैसा आते रहता है, जैसे कमीशन रिसीव हो गया, रेंट रिसीव हो गया, सैलरी रिसीव हो गया, ये सब जितना भी दिखाई देगा, डिस्काउंट रिसीव हो गया, ये सब रेवेन्यू का पार्ट होता है। रेवेन्यू का मतलब पैसा का आना, तो जो आपके पास आता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू के नाम से जानते होंगे। ठीक है, सिंपल वर्ड में समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो हमने इनकम भी बता दिया, एक्सपेंसेस भी बता दिया। ठीक है, अब ध्यान देना है आप लोग को, जो इसके पहले हमने बताया था ना कि डेटर और क्रेडिटर हम बताएंगे आपको। देखिए वो टॉपिक आपका आ गया है कि डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है। सुनिएगा, डेबिट शब्द से डेटर बनता है और क्रेडिट वर्ड से क्रेडिटर बनता है। डेटर को हम लोग एसेट्स क्यों बोलते हैं, क्रेडिटर को लायबिलिटी क्यों बोलते हैं, ये सब मैं बताऊंगा आपको। देखिए डेटर के ब्रैकेट में ए लिखा हुआ है, ए का मतलब इंडिकेट कर रहा है एसेट्स को, और क्रेडिटर के बगल में एल लिखा हुआ है, एल इंडिकेट कर रहा है किसको, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी को। तो ये पहले क्रेडिटर समझिए, क्रेडिटर का मतलब क्या होता है और डेटर का मतलब क्या होता है। तो पहले वर्ड जो लिखा हुआ है डेटर लिखा हुआ है। देखिए अभी हमने डेटर के बारे में समझाया था, ये लिखा हुआ भी हुआ, दोज पर्सन हुम सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट इज नोन एज डेटर। मतलब जिस व्यक्ति को हमने उधार में सामान बेचा उस व्यक्ति को डेटर बोलेंगे। मतलब अगर हमने उधार में सामान बेचा किसी पर्सन को तो वो व्यक्ति कभी ना कभी हमको पैसा देगा, वो मेरे लिए क्या है, संपत्ति है, वो मेरे लिए क्या है, एसेट्स है। अब देखिए आप एग्जांपल के तौर पे बोलता है ए सोल्ड गुड्स टू बी ₹5,000, मतलब ए नाम का व्यक्ति किसी गुड्स को बेच रहा है, किसको, बी को। तो एज्यूम कर लो कि ए नाम का व्यक्ति आपको, एज्यूम कर लेते हैं कि ए नाम का व्यक्ति हम है। अगर हमने सामान बेचा किसको, बी को, तो हमको पैसा लेना है, किससे लेना है, बी नाम के व्यक्ति से लेना। तो मेरे लिए बी नाम का व्यक्ति जो हुआ ना वो क्या कहला जाएगा, दैट इज कॉल्ड डेटर कहला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बी नाम का व्यक्ति कभी ना कभी हमको पैसा देगा, बी नाम का व्यक्ति कभी ना कभी हमको 5,000 रुपया देगा, तो वो मेरे लिए डेटर हो गया। ठीक है, अब ये कहोगे सर ये क्या लिखा हुआ, बीज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, ये सब मैं बाद में बताऊंगा कि ये क्या लिखा हुआ, क्योंकि इसको बताने के लिए रूल का यूज़ करना पड़ता है जिसको डबल इंटरेस्ट सिस्टम बोलते हैं, और डबल इंटरेस्ट सिस्टम का रूल मैं बताऊंगा तब ये सब समझ में आपको आएगा। अब इस सिंपल वर्ड में बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से खाली समझना है कि डेटर का मतलब क्या, जो मुझे लग रहा है कि डेटर आपको समझ में आ गया कि जिस व्यक्ति को हमने उधार में सामान बेचा, जिस व्यक्ति से हमको पैसा लेना है वो व्यक्ति को डेटर बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक आपको क्रेडिटर दिखाई दे रहा होगा। अब ये क्रेडिटर क्या होता है ध्यान देना है। देखिए क्रेडिटर का मतलब होता है दोज पर्सन whom purchase the goods on credit is known as creditor। मतलब जिस व्यक्ति से हमने उधार में सामान खरीदा है वैसे व्यक्ति को क्रेडिटर के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हमने बोला कि हमने मनीष नाम के व्यक्ति से 50,000 का लैपटॉप खरीदा और उसको कमिटमेंट किया कि हम 2 महीना के बाद आपको पैसा दे देंगे, तो मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, मेरे ऊपर एक लायबिलिटी आ गया, मेरे ऊपर एक